हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिप ले एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। और 10th क्लास की हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 9 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। तो स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष के विषय में हम जानेंगे। जब भारत आज़ाद होता है तो उसके बाद जो उसके 50 वर्ष बीतते हैं तो उसका किस तरह से प्रभाव रहा है हमारे देश पर, देश के कल्चर पर, लोगों पर, हर तरह से हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। कैसे कैसे भारत ने अपना जो कामयाबी के पग थे उनको आगे बढ़ाया और किस तरह से सिर उठाकर जीने के लिए अपने आप को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया। एक के बाद एक बहुत से परिवर्तन हुए हैं। इन 50 वर्षों के दौरान बहुत से जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके अपने कार्य किए हैं। कुछ सकारात्मक कार्य हुए हैं तो कुछ नकारात्मक कार्य हुए हैं। सभी का ही अपना प्रभाव इस देश के इन 50 वर्षों में देखने को मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों में क्या विशेष मुद्दे रहे हैं, हमारी आर्थिक नीतियां क्या रही हैं तथा किस तरह से भारत का गठन होता है, और इसमें जो फसलों का रखरखाव है, फसलों के विषय में जो पूरी जानकारी है वो जानेंगे। फिर हम आपातकाल के विषय में भी जानेंगे और देश की जो विभिन्न न्यायिक व्यवस्थाएं हैं उनके विषय में हम जानेंगे। बहुत ही दिलचस्प ये चैप्टर है, इसको विशेष रूप से ध्यान से आप लोग देखें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना ये चैप्टर नंबर 9 10th क्लास की हिस्ट्री से, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। आओ जाने में हम सबसे पहले देखेंगे भारत कब और कैसे स्वतंत्र हुआ। तो ये हम जानेंगे भारत कब स्वतंत्र होता है और कैसे होता है। फिर इसके बाद है भारत का विभाजन कैसे हुआ, ये भी जानेंगे कि जब भारत ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी तब तो ये एकजुट था। इसमें आसपास न तो कोई पाकिस्तान नाम का दूसरा देश था, ना ही कोई बांग्लादेश था। तो ये किस तरह से विभाजित होता है ये भी हम जानेंगे। फिर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, इस बात पर भी हम विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कैसे नए राज्यों का गठन होता है हमारे देश में। फिर हरित क्रांति के विषय में एक विस्तृत रूप से हम जानेंगे भी कैसे हरित क्रांति आई और इसने किस तरह से भारतीय खाद्यान्न उत्पादन को प्रभावित किया। फिर आगे चलकर हम जानने वाले हैं आपातकाल के विषय में, जो कि 1975 ईस्वी से 77 ईस्वी के मध्य में रही। इसके क्या प्रभाव रहे, तो इस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो इसके विषय में भी जानेंगे। अगला पॉइंट जो होगा वो होगा शाहबानो मामला क्या था। तो शाहबानो के मामले के विषय में हम पूरी डिटेल से जानेंगे। शाहबानो के बाद हम भारत में 1991 ईस्वी की उदारीकरण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई, इसके विषय में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि उदारीकरण किसे कहते हैं और 1991 में ऐसा क्या हुआ था कि इस नीति के तहत भारत ने एक नई शुरुआत की थी। फिर आगे देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार के संबंध रहे हैं, व्यापारिक संबंध रहे हो या राजनीतिक संबंध रहे हो, उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम भारत की महाशक्तियों से किस प्रकार के संबंध रहे हैं इनके विषय में जानेंगे, जैसे कि यूएनओ है और जो भारत का सार्क जो खुद के महाद्वीप में बनाया हुआ एक संगठन है, इसके विषय में बात करेंगे। बहुत ही दिलचस्प ये चैप्टर रहने वाला है। और अंत में हम चर्चा करेंगे भारत का संयुक्त राष्ट्र में क्या योगदान रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस जो थे उसमें भारत शुरू से ही इसका एक सदस्य रहा है, आरंभिक सदस्यों में से एक रहा है। तो पूरी डिटेल के साथ इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर रहने वाला है। ढेर सारी जर्नल बातें और नॉलेज लेकर के ये चैप्टर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे और तथा इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। 10th क्लास की परीक्षाएं बिल्कुल नजदीक आ चुकी हैं, अतः आप लोगों के लिए तो ये वीडियो अमृत समान है। तो आइए देखते हैं
भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? 15 अगस्त 1947 को, यानी कि 15 अगस्त 1947 को। और अंग्रेजों से ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई थी। अंग्रेजों ने 1600 के बाद से लेकर के लगभग 1950 तक, यानी कि यहाँ पर उसके बाद भी, आज़ादी देने के बाद भी उनका प्रभाव रहा है। जब तक हमारे देश का संविधान लागू नहीं हो गया तब तक तो उनका प्रभाव रहा है। तो यहाँ पर लगभग 350 साल तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद हमारा देश आज़ाद होता है। इस दिन के लिए भारतीयों को सैकड़ों साल तक संघर्ष करना पड़ा था। तो 1857 की क्रांति जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, इसके लेकर के भी बहुत सी बातें प्रचलित थी। तो यहाँ पर इतना लंबा इंतजार करने के बाद अपने देश को आज़ादी मिलती है। भारत पर अंग्रेजों ने 190 वर्षों तक शासन किया। तो 190 वर्षों तक शासन किया, इसका कारण मतलब जो है हमने 350 कहा है, उनके आने के बाद से लेकर के 1947 तक के समय को 350 वर्ष कहा है। और उन्होंने 190 तक शासन किया, यानी कि इससे पहले जो वर्ष बच गए उसमें उन्होंने व्यापारिक इकाई के रूप में कार्य किया था और बड़े स्तर पर वो कार्य करते हैं। और इसके बाद 1757 से वो राजनीतिक रूप से अपना सिक्का जमाना शुरू करते हैं। तो 1757 से लेकर के 1947 तक ये 190 वर्ष बनते हैं, जब वो धीरे धीरे भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तथा सामाजिक गतिविधियों में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अनेक देशभक्तों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता के साथ ही देश का सांप्रदायिक विभाजन भी हुआ। तो जैसे ही भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो उसी के आधार पर ही जो भारत का सांप्रदायिक विभाजन है वो भी हो जाता है। इसमें हिंदू मुस्लिम नाम से दो बड़े संप्रदाय आमने सामने हो गए थे, जिसकी विवाद को सुलझाने के लिए देश का विभाजन करना पड़ा था। यह अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का परिणाम था। तो अंग्रेज इस बनी हुई एकता को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो खतरा समझते थे अगर ये एकता इसी तरह से बनी रही तो न जाने कितना आगे बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि वो अंग्रेजों तक भी आ जाए। तो यहाँ पर उन्होंने इसको छिन्न भिन्न करने के लिए फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था। जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के कारण देश के बंटवारे की मांग जोर पकड़ती जा रही थी। तो द्विराष्ट्र जो निर्माण का सिद्धांत था वो किसने दिया था? वो जिन्ना ने दिया था। और उसके जो पथ प्रदर्शक थे, जो अनुयायी थे, वो इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे थे। लेकिन स्वतंत्रता के प्रयास में लगे बड़े बड़े नेताओं द्वारा सांप्रदायिकता को कम करके आंका गया। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता आज़ादी के लिए लड़ रहे थे वो सांप्रदायिकता से आगे उठ करके अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। इसी कारण वे देश के विभाजन का अंदाजा नहीं लगा सके। तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था इस ओर कि ये जो सांप्रदायिकता का जहर था जो अंग्रेज घोल चुके थे, ये आगे चलकर इस देश को डसने वाला है, वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए थे। अंत में यही सांप्रदायिकता भारत के विभाजन का कारण बने। विभाजन के कारण उपजी परिस्थितियों के कारण देश को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब ये विभाजन हुआ तो इससे बहुत चुनौतियां उत्पन्न हुई, जिसका सामना भारत को काफ़ी वर्षों तक करना पड़ा। लेकिन इन चुनौतियों और अन्य समस्याओं के बाद भी भारत ने बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 5 दशक के इतिहास का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो अब हम 1 बाय 1 जो है इन सभी प्रकार की ऐतिहासिक जो घटनाएं घटी हैं इन 50 वर्षों में, तो उनके विषय में हम जानेंगे, चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं देश का विभाजन, किन परिस्थितियों में ये विभाजन होता है। तो देखिए, भारत की स्वतंत्रता के साथ ही देश का दुखद विभाजन भी हुआ और देश का विभाजन होने के कारण उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पूर्वी बंगाल को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान का निर्माण किन किन क्षेत्रों को मिलाया गया ताकि एक नए राष्ट्र का निर्माण हो, और ये सब उस समय भारत में थे। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र था, पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पूर्वी बंगाल को मिलाकर के पाकिस्तान का निर्माण किया जाता है। भारत की तरफ से मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा नए बने पाकिस्तान में जाना था। तो जो मुस्लिम संप्रदाय था उनको उस नए बने पाकिस्तान में जाना था। तो यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं। इस समय लॉर्ड माउंटबेटन, नेहरू, जिन्ना के बीच में विभाजन की चर्चाएं होती हैं। तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन बैठे हैं, यहाँ पर नेहरू बैठे हैं और इधर आप देख सकते हैं तो जिन्ना बैठे हैं। तो इनके बीच में बंटवारे को लेकर के, विभाजन को लेकर के चर्चाएं होती हैं। जैसे ही इस विभाजन पर मोहर लगती है तो उसके बाद फिर ये स्थिति निकल कर के सामने आती है कि ट्रेनें लदी हुई थी लोगों से, और इसी बीच देखिए विस्थापियों से भरी जो रेलगाड़ियां थी वो एक दूसरे स्थान से आ जा रही थी, और इसी बीच दंगाइयों ने दंगे शुरू कर दिए और कत्ले आम हो गया। लाशें भर करके ट्रेनों से इधर आई और लाशें भर करके ट्रेनों से उधर गई। तो वहीं पाकिस्तान के हिस्से में गए क्षेत्र से अधिकतर हिंदुओं, सिखों और अन्य को भारत में आना था। तो इस तरह से आदान प्रदान होना था लोगों का, अपनी वहाँ की जगह छोड़कर इधर आना था, यहाँ के लोगों को इधर की जगह छोड़ करके उधर जाना था। फिर दुनिया के इतिहास में इतने कम समय में सबसे बड़ा विस्थापन था। ये जो विस्थापन था ये दुनिया के इतिहास में सबसे कम समय में बहुत बड़ा विस्थापन था। यह विस्थापन मुख्यतः रेलगाड़ियों, सैनिक गाड़ियों तथा पैदल जत्थों द्वारा हुआ, और जिसको जैसा भी साधन मिला वैसे ही वो रवाना हो जाता है। हमारा वर्षों का शांतिपूर्ण साथ अब सांप्रदायिक घृणा में बदल चुका था। जो काफी वर्षों से साथ रह रहे थे दोनों संप्रदाय के लोग, ये अब घृणा में बदल चुका था। इसलिए चारों तरफ हिंसा, आगजनी और बलात्कार की घटनाएं हो रही थी। तो दोनों देशों से लाखों की संख्या में शरणार्थी आ रहे थे, जबकि उनके आंसू पोंछना और उन्हें बसाया जाना जरूरी था। तो देखिए, बहुत ही स्टिक शब्दों में कहा है कि दोनों तरफ से जो ये बेघर हुए शरणार्थी पहुंच रहे थे, तो उनके आंसू पोंछना, उनके खान पान का प्रबंध करना, उनके रहने का प्रबंध करना, उनके रोजगार का प्रबंध करना, उनके स्वास्थ्य की फिक्र करना, ये सभी क्रियाएं करनी बहुत जरूरी थी। अतः भारत में आने वाले लोगों को पहले अस्थायी शिविरों में ठहराया गया और फिर धीरे धीरे उनके स्थायी पुनर्वास की स्थापना की गई। तो यहाँ पर अस्थायी शिविरों का जिक्र आया है, तो ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र और हरियाणा के बहुत से उत्तरी मैदान के क्षेत्रों में जो है ये शिविर बनाए गए थे। फिर उसके बाद इनको देश के अलग अलग हिस्सों में स्थायी रूप से बसाने का कार्य किया गया। अब यहाँ गतिविधि में देखते हैं, शिक्षक छात्रों को पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र को कमरों और विद्यालय को भारत मानकर समझाए। तो देखिए, जो विद्यालय है उसको तो भारत समझा जाए और उसके कुछ कमरे हैं उनको पाकिस्तान मान करके बच्चों को समझाया जाए। इसी तरह से देसी रियासतों का एकीकरण। अब जब भारत आज़ाद होता है तो उस समय आज़ादी से पहले तक भारत में जो थे वो लगभग 562 के लगभग जो हैं छोटी बड़ी रियासतें रही हैं। उनके स्वायत्त अपने अपने छोटे बड़े राजा रहे हैं, तो उनको मिलाकर के एकीकृत करके एक राष्ट्र का रूप देना था। तो देखिए, भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार 15 अगस्त 1947 ईस्वी को समाप्त हो गया था।
तो यहाँ पर रियासतों का बताया है कि रियासत जो थी उन पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार इस समय समाप्त हो गया था। लगभग 565 यहाँ पर बताई गई हैं रियासतें, और देसी रियासतें अब भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती थीं या स्वतंत्र रह सकती थी। तो ये आज़ाद तो किया था, लेकिन यहाँ पर एक विचार दिया गया था कि भाई जिसको भारत में शामिल होना है वह रियासत भारत में शामिल हो सकती है, जिसको पाकिस्तान में शामिल होना है वो रियासत पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, और इसके बाद भी अगर कोई रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है तो वो स्वतंत्र रह सकती है। इस दौरान भारत सरकार के प्रथम गृह मंत्री, तो भारत सरकार के प्रथम गृह मंत्री की बात कही जाए तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में बड़ी सूझबूझ से काम लिया। पटेल ने अधिकतर रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए सहमत कर लिया था। तो उन्होंने एक एक कर सभी रियासती जो सरदार या राजा होते थे उनसे उन्होंने वार्तालाप की और उनको सहमत किया एक संघीय भारतीय संघ को बनाने के लिए। पटेल ने अधिकतर रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया था। केवल हैदराबाद, जूनागढ़ व कश्मीर की रियासतें ही भारत में शामिल होनी बाकी थी। सरदार पटेल ने हैदराबाद और जूनागढ़ को वहां की जनता की राय के आधार पर भारतीय संघ में शामिल करने का फैसला किया, क्योंकि वहां के जो राजा रजवाड़े थे वो भारतीय संघ में मिलना नहीं चाहते थे, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि इसका फैसला आप नहीं करेंगे, आपकी रियासत में रहने वाले जो आम जन हैं उनकी राय के आधार पर होगा, और जनता ने जो अपना फैसला सुनाया वो भारत के हक में सुनाया, इसलिए उनको एकीकृत किया गया भारतीय संघ में। देखिए यहाँ पर क्या आप जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ ये कॉलम आया है। तो भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत मिला विशेष राज्य का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया है। तो ये जो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को आज़ादी के समय ही मिल गया था, 370 धारा लगाई गई थी। इसमें क्या था कि कोई भी भारतीय जम्मू कश्मीर में जाकर के नहीं बच सकता, वहाँ पर ज़मीन नहीं ले सकता और वहाँ घूमने जा सकता है, लेकिन वहाँ पर स्थायी रूप से नहीं रुक सकता। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भारत के अन्य क्षेत्रों में प्रत्येक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये जो रोक थी वो 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त कर दी गई। बहुत ही बेहतरीन कार्य हमारी सरकार के द्वारा यहाँ पर किया गया। एक तो आज़ादी के तुरंत बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो कार्य किया गया था वो सराहनीय है, और एक इस धारा को हटा करके जम्मू कश्मीर को सामान्य दर्जा दिया गया भारत के अन्य क्षेत्रों के बराबर ही। तो ये भी एक सम्मानीय कार्य हुआ है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। जब आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह से पूछा गया तो राजा हरि सिंह ने सहमति दी कि वह स्वतंत्र रहना चाहते हैं, न तो वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं और न ही भारत में। परंतु 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना और कबीलियाई जो थे मिलकर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। तो यहाँ पर कबायलियों कौन होते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे समूह में रहने वाले जो कबीले थे उन्होंने जो है पाकिस्तानी सेना इन दोनों ने मिलकर के जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। तो पाकिस्तान के आक्रमण से त्रस्त यानी कि दुखी होकर के महाराजा हरि सिंह ने भारतीय संघ में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तब उन्होंने अपनी रजामंदी दी कि हाँ, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। अब भारतीय सेना ने मोर्चा संभालते हुए कश्मीर घाटी से आक्रांताओं को पीछे हटने पर विवश कर दिया। जैसे ही हरि सिंह ने इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए तो तुरंत भारतीय सेना ने अपना मोर्चा संभाला और एक एक करके चुन चुन करके जो आक्रमणकारी थे पाकिस्तानी और कबीलियाई जो आक्रमणकारी हुए हैं उनको चुन चुन करके मारना शुरू किया और उनको पीछे धकेलते हुए बाहर कर दिया जम्मू कश्मीर से।
भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के समक्ष मामला ले जाने के बाद दोनों ओर से युद्ध विराम की घोषणा हुई। तो भारत जो है सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मामले को लेकर के गया कि, और उसके बाद फिर दोनों के बीच युद्ध विराम की घोषणा होती है। युद्ध विराम के कारण कश्मीर का लगभग 1/3 भाग पाकिस्तान के पास रह गया। तो 1/3 भाग कहाँ है कश्मीर का, ये पाकिस्तान के पास रह जाता है और बाकी भारत के पास होता है। तत्कालीन परिस्थितियों में कश्मीर के लिए भारतीय संविधान में अस्थायी तौर पर धारा 370 जोड़ दी गई। तो यहाँ पर बताया कि उसके तुरंत बाद कश्मीर में धारा 170 जोड़ करके उसको एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। तो यहाँ पर विशेष का मतलब तो विशेष ही है। अगर बजट पास किया जाता है तो उसके लिए अलग से बजट निकाला जाता है। तो सारी सुविधाएं जो हैं जो अन्य देश के हिस्सों में दी जाती हैं उससे अलग विशेष रूप से उसके लिए बनाई जाती हैं। तो आगे देखते हैं किस तरह से भारत की आज़ादी के बाद इसके लिए जो कानून बनाने का कार्य होता है, संविधान लिखने का जो कार्य होता है, ये कैसे होता है, कब संविधान बनता है, कौन बनाता है और किस दिन इसे लागू किया जाता है। तो देखते हैं। तो संविधान का निर्माण के विषय में हम जानते हैं। भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो एक संविधान सभा का गठन किया गया। सर्वप्रथम इसका गठन अस्थायी रूप से किया जाता है। संविधान सभा में कुल 389 यानी कि 389 सदस्य थे। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 1946 के 9 दिसंबर को जो ये पहली बैठक हुई थी ये अस्थायी सभा हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर इसके ठीक 2 दिन के बाद इसकी स्थायी सभा गठित की जाती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाद में इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कुल 22 समितियों का गठन किया गया। तो 22 समितियां बनाई थी संविधान को बनाने के लिए। किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति बनाई गई थी। प्रारूप समिति का मतलब है कि संविधान का जो स्ट्रक्चर था वो तैयार करना था, मेन बातें थी उन पर कानून बनाने का कार्य करना था। इस समिति को संविधान के प्रारूप को तैयार करने का कार्य दिया गया। तो ये जो समिति थी, प्रारूप समिति जिसे कहते हैं, इसको संविधान को तैयार करने का कार्य सौंपा गया। फिर देखिए यहाँ पर संविधान के निर्माण के लिए बहुत से देशों के संविधान पर विविध जो विशेषज्ञ और बुद्धिजीवियों थे उन्होंने विचार विमर्श किया और आखिरकार 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो इतने लंबे समय अंतराल के बाद कितना समय लगता है हमारे देश के संविधान को बनने में? तो हमारे देश के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं और इतना समय लगने के बाद उसको विशेष रूप से तैयार किया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है। इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे क्या कर दिया गया? कानूनन दर्जा दे दिया गया और ये लागू कर दिया गया। प्रत्येक वर्ष यह दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे संविधान को बनाने का मूल आधार जनता की भावना थी। तो जनता की भावनाओं को देखते हुए समझते हुए ही इस संविधान को तैयार किया गया था। इस कारण संविधान की प्रस्तावना भारत को एक सार्वभौम और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा जनतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। तो ये हमारे प्रस्तावना में, संविधान में कहा गया है कि हमारा देश जो है वो सार्वभौम है और समाजवादी है तथा
पंथ निरपेक्ष है, किसी भी धर्म को नहीं अपनाएगा और वो सभी धर्मों का सम्मान करेगा, तथा जनतांत्रिक गणराज्य है, जो जनता के द्वारा तंत्र को चुनने का जो कार्य किया जाएगा। तो संविधान किसी भी देश का शासन चलाने के लिए नियम और कानूनों का दस्तावेज ही संविधान कहलाता है। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी का चित्र दिया हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया संविधान निर्माण के मामले में। कुछ ऐसे प्रावधान हमारे संविधान में डाले गए हैं जिससे कि कोई किसी दूसरे का शोषण न करे, लेकिन फिर भी हमारे जो संविधान की जो परिनीति है वो 26 जनवरी 1950 से शुरू होती है और आज तक यह भिन्न भिन्न रूपों में हमारे बीच लोगों के द्वारा यूज की जाने वाली सबसे बड़ी कानून की किताब है। अब हम देखेंगे देश के प्रथम चुनाव। तो देश में प्रथम चुनाव कब हुए, किन के बीच में हुए और कौन इसमें जीतता है, कितनी सीटें थी, और ये सारी बातें हम इसमें जानेंगे। तो भारत के पहले आम चुनाव 1951 से 52 ईस्वी के दौरान हुए थे। 1951-52 में पहले आम चुनाव होते हैं। इस चुनाव में लगभग 17 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने 17 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने भाग लिया। इस चुनाव में लोकसभा की कुल 489 यानी कि 489 सीटें थी तथा 14 राष्ट्रीय और 63 क्षेत्रीय तथा स्थानीय दलों ने चुनाव में भाग लिया था। तो उस समय 1951-52 में हमारे देश में 14 राष्ट्रीय दल थे, तो 63 क्षेत्रीय और स्थानीय दल थे जिन्होंने इस चुनाव में सक्रिय हिस्सा लिया था। संभवतः यह विश्व में पहला चुनाव था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जनता ने सहभागिता की। तो इतनी बड़ी संख्या में जनता की सहभागिता यानी कि योगदान, ये है विश्व का सबसे अधिक सबसे बड़ा पहला आम चुनाव था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने इस चुनाव में भारी विजय प्राप्त की। तो जैसे ही कांग्रेस इसमें जीतती है तो इस जो दल के अध्यक्षता कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और पहले प्रधानमंत्री भी सर्वसम्मति से जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। यहाँ पर पहले आम चुनावों में भाग लेते मतदाता यहाँ दिखाया गया है। तो ये चुनाव प्रक्रिया हमारी आज भी इसी तरह से चलती है, बस फर्क इतना है कि आज ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन के विषय में कि किस तरह से हमारे देश में राज्य का जो पुनर्गठन होता है आज़ादी के बाद वो किया जाता है। तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारत के शासन को अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न रियासतों में बांटा गया था। तो अंग्रेजों ने भारत को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था अपने शासन को अच्छे से चलाने के लिए। जो बड़े बड़े राजे रजवाड़े जो रियासतें थी उनके टुकड़े किए और उनकी सीमाएं निर्धारित की और अपने जो शासन को चलाने के लिए एक सुगम रास्ता ढूंढ लिया था। तो यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। अतः देश में भाषा और भौगोलिकता के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे राज्य थे जो आपस में मिक्स थे, कोई भाषा कोई बोल रहा था तो वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ की संस्कृति अलग प्रकार की थी, तो ये बहुत से बेमेल थे। तो इनको ठीक से मेल करने के लिए जो है राज्यों का पुनर्गठन करना एक अति आवश्यक था। तो भारत सरकार द्वारा इसके लिए 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन का मतलब है राज्यों को फिर से गठित करना। इस आयोग का कार्य भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करना था। तो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो अधिनियम पास हो जाता है। तो 1956 में पहले सिफारिश तो होती है 1953 में, और 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये पास हो जाता है और इसके द्वारा देश में भाषा के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित
प्रदेशों की स्थापना होती है। तो आजादी के बाद जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है तो उसके अनुसार भारत में पहले 14 राज्य थे और उनमें भी सबसे पहले जो राज्य गठित हुआ था उसका नाम था आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था और 6 केंद्र शासित प्रदेश उसमें शामिल थे। हिंदी को भारत की कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसके साथ ही अंग्रेजी को बड़े स्तर पर सरकारी कार्यालयों में प्रयोग किया जाता रहा, क्योंकि लंबे समय तक अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर रखा था इंडिया पर, तो उनके सारे प्रशासनिक कार्य अंग्रेजी भाषा में होते थे, तो वो भी लगातार चलती रही। लेकिन भारतीयों की ज़्यादा निरक्षर होने की वजह से एक और जो हमारी हिंदी भाषा है उसको सर्वोपरि दर्जा दिया गया इन राजकीय कार्यों में। तो इसके बाद हम देखेंगे फ्रांसीसी और पुर्तगाली क्षेत्रों की स्वतंत्रता। तो यहाँ ब्रिटेन से जो आए हुए कंपनी के अधिकारी थे, जो अंग्रेज थे, उनको तो हमने 15 अगस्त 1947 को भारत से जाने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ अंग्रेज अब भी टिके हुए थे हमारे देश में आज़ादी के बाद भी, और वो थे फ्रांसीसी और पुर्तगाली, जो बाद में वो हमारे देश से जाते हैं। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भी कुछ क्षेत्रों पर फ्रांस और पुर्तगाल का अधिकार बना हुआ था। पंडिचेरी, माही, कालीकट, यानम, चंद्रनगर जैसे स्थान फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। तो ये स्थान जो है ये उड़ीसा और उड़ीसा से नीचे की तरफ के क्षेत्र है, तमिलनाडु की तरफ के क्षेत्र हैं, ये फ्रांसीसियों के जो है हिस्से में रहे हैं, जिन्हें हम पूर्वी क्षेत्र कहते हैं भारत का। और यहाँ पर फ्रांसीसी सरकार ने ये सभी क्षेत्र 1954 ईस्वी में भारत को वापस लौटा दिए थे। जैसे ही भारत का एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, भारत संगठित हुआ, एक माला के रूप में पिरो दिया गया, तो जब उसको एक ताकत के रूप में देखा गया, जिसकी वजह से फ्रांसीसी शायद ये सोच करके घबरा गए होंगे कि अब बारी उनकी है, तो इसलिए उन्होंने बगैर कहे ही अपने आप ही इन कब्जाए गए क्षेत्रों को भारत सरकार को सौंप दिया था। जबकि गोवा, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली जैसे नगरों पर पुर्तगालियों का कब्जा था और पुर्तगाली इन क्षेत्रों को वापस नहीं लौटाना चाहते थे। जैसा कि फ्रांसीसियों ने अपने आप ही एक कब्जाए क्षेत्रों को छोड़ दिया था 1954 में, लेकिन जो गोवा, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली जो क्षेत्र पुर्तगालियों के कब्जे में था, और पुर्तगाली इन क्षेत्रों को छोड़ने के लिए रजामंद नहीं थे, लेकिन अंततः भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों को भारत से खदेड़ दिया। ऐसा ही होना था, क्योंकि फ्रांस ने समझदारी से काम लिया, लेकिन पुर्तगालियों ने ऐसा नहीं किया, और भारत की जो सेना थी उसने पुर्तगालियों को 1961 में भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब हम देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो डियर स्टूडेंट, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, इस गुट निरपेक्ष का क्या मतलब है? गुट निरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र का या किसी भी समूह का कोई हिस्सा न होना, या तो सभी के फेवर में बोले या किसी एक के फेवर में भी न बोले। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के बहुत से देश विचारधारा के आधार पर दो विरोधी गुटों में बट गए थे। तो विश्व युद्ध चल रहा था, पहला विश्व युद्ध, और ये गुट के आधार पर युद्ध चल रहा था। एक तरफ ध्रुवीय शक्तियां थी, तो दूसरी तरफ कौन सी शक्तियां थी? तो दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र इस युद्ध में लड़ रहे थे। एक एक करके एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, कमजोर दिखाने के लिए आपस में युद्ध छिड़ जाता है। इन गुटों में से एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ का गुट था। अमेरिका के नेतृत्व में बने गुट को पश्चिमी ब्लॉक कहा जाता था। तो देखिए, अमेरिका और रूस के बीच में भी काफ़ी जो सोवियत संघ के नाम से रहा है, जो यूरोपीय कंट्रीज से मिलकर के बना था, उन्होंने अमेरिका के साथ काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया, और सोवियत संघ के नेतृत्व में बने गुट को
पूर्वी ब्लॉक कहा गया था। तो अमेरिका के नेतृत्व में बने हुए गुट को पश्चिमी ब्लॉक कहते थे और सोवियत संघ के गुट में बने जो ग्रुप थे उसमें उसको पूर्वी ब्लॉक कहा जाता था। आर्थिक तकनीकी विषय और सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत ने दोनों गुटों से समान मित्रता रखने का प्रयास किया। तो आर्थिक तकनीकी सहयोग यानी कि तकनीकी ज्ञान सीखना और आर्थिक यानी कि व्यापारिक रूप से संबंध सही स्थापित रखना, इनके लिए जो है दोनों गुटों से भारत ने समान मित्रता के भाव रखे थे। स्वतंत्र विदेश नीति संचालन की इच्छा के कारण भी भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। तो भारत ने पहले ही संविधान में जिक्र कर दिया था कि भारत विश्व में बने ऐसे किसी भी गुट का कोई सदस्यता हासिल नहीं करेगा, न ही किसी के पक्ष में बोलेगा। वह केवल सही के लिए ही बोलेगा और सही के साथ खड़ा रहेगा। भारत तृतीय विश्व के देशों की स्वतंत्रता बनाए रखने का इच्छुक था। तो यहाँ पर कहा है कि भारत तृतीय यानी कि तीसरे विश्व के देशों की स्वतंत्रता, जो विकासशील देश थे, एक देश होता है अमीर जो विकसित हो चुका है वो पहले विश्व है, और जो दूसरा है वो है बिल्कुल गरीब, और जो तीसरा है वो है गरीब भी नहीं है और अमीर भी नहीं है लेकिन वो मध्यम है, तो विकासशील है। अतः भारत ने शुरू से ही इन दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई थी। हमारी विदेश नीति किसी भी गुट में शामिल न होकर सही को सही और गलत को गलत कहने पर आधारित रही है। भारत के लिए गुट निरपेक्षता का आंदोलन वैश्विक शांति तथा विकासशील देशों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का प्रतीक रहा है। तो भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति रही है वे सदा से ही वैश्विक यानी कि विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए रही है और इसके साथ ही विकास की डगर पर आगे बढ़ने की रही है तथा विभिन्न क्षेत्रों और देशों के बीच में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का प्रतीक रही है। सामंजस्य बैठाने का कार्य करने वाली ये नीति भारत के द्वारा अपनाई जाती है और विशेष तौर से किसी भी युद्ध में अपना सक्रिय योगदान न देने की वजह से भारत को एक अच्छी नज़र से भी देखा गया है। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी होता है जिसमें जापान को बहुत ही ज़्यादा हानि होती है। तो उस समय भी एक कंडीशन अलग थी लेकिन भारत ने अपना उसमें कोई भी सक्रिय रोल नहीं दिया था। फिर इसके बाद भारत अपने देश के लिए ही काफ़ी हद तक कार्य करता रहा, उसके लिए ही उसकी गरीबी को मिटाने के लिए सभी तरह के डिसीजन लेता रहा। किसी बाहरी हलचल में कोई विशेष रुचि भारत ने नहीं दिखाई। इस चैप्टर की हम इस पहली वीडियो में यानी कि पहले पार्ट में डियर स्टूडेंट आज इतना ही पढ़ेंगे। इसका बाकी का हिस्सा हम अपने अगले पार्ट में लेकर के आएंगे और पार्ट नंबर 2 भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जैसे ही दोनों पार्ट आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे उसके बाद दोनों को मिला करके एक जो बड़ा वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा ताकि आप एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को देख सकें, समझ सकें। तो परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें और समझदारी से काम लें। आप लोग जितना ज़्यादा गहनता से पढ़ेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने फ्यूचर में सक्सेस हो सकते हैं। तो भविष्य आपका उज्जवल हो इसलिए आप टिके रहे आपकी स्टडी के साथ। स्टडी 888 भी आपके साथ सदा बना रहेगा। और जो आप स्क्रीन पर भारत का मानचित्र देख रहे हैं यह मानचित्र है आपका नॉर्थ इंडिया साइड से हम पहले दिखा रहे हैं और वेस्टर्न इंडिया साइड तथा जो ईस्टर्न इंडिया साइड है यहाँ हम पहले अपने प्रमुख नदियों को देखने जा रहे हैं, आपको पता है। और इस मानचित्र में आपको हमारे कुछ जो पड़ोसी देश हैं उनके नाम भी आपको बताए गए हैं, आप उनको भी अच्छे से देखें। जो हमारे द्वीप हैं वो हमने यहाँ दर्शा रखे हैं, नाम लिखा हुआ है, आप उनको भी
अच्छे से देख सकते हैं। और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो भी हमने इस मैप में पहले से ही दर्शा रखी हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना है। हमारा यहाँ पर नेपाल पड़ोसी राज्य ये रहा और भूटान है वो यहाँ है। फिर इसके बाद जो तिब्बतन एरिया है वो यहाँ नेपाल से ऊपर है। फिर आप देखेंगे चाइना है और फिर इधर हमारे वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान है और साउथ साइड में श्रीलंका है। फिर ईस्ट साइड में यहाँ म्यांमार है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। और फिर ठीक हमारे भारत के ही अंदर जहाँ जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा रेखा लगती है वो देश है बांग्लादेश। अब ये आप जो मैप देख रहे हैं इसमें एक यहाँ एक लाइन जा रही है, आपने इस लाइन को देखा होगा, ये है कर्क रेखा। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है ये हमारे कितने राज्यों से होकर के जाती है और वो राज्य कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए गुजरात है, फिर यहाँ पर कुछ हिस्सा राजस्थान का भी यहाँ टच होता है और मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है तथा मिजोरम है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इन 8 राज्यों से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आप 19-20 इस लाइन को न करें, है ना, यानी कि इधर उधर ना करें। अब देखिए जो सबसे बड़ा एरिया यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा राजस्थान है। ये हमारा शेर के मुंह के जैसा जो राज्य है वो गुजरात है। ये मुकुट के जैसा जो क्षेत्र है ये लद्दाख है और यहाँ जम्मू कश्मीर है। फिर इसके बाद आप देखिए हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पंजाब है और ये हरियाणा है। फिर यहाँ हरियाणा ने ही दिल्ली को 3 ओर से कवर किया हुआ है। फिर यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है और ये सिक्किम है। फिर नीचे यहाँ पर ये आपका पश्चिम बंगाल है। अब हम इधर आते हैं तो यहाँ आपका ये असम है और बांग्लादेश और असम के बीच में ये आपका मेघालय है और फिर सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर आपका नागालैंड और फिर मणिपुर और यहाँ है मिज़ोरम और ये है आपका त्रिपुरा। अब बिहार के बाद बात करें तो ये है झारखंड। झारखंड के नीचे यहाँ पर ओडिशा है। ओडिशा के ठीक ऊपर यहाँ पर छत्तीसगढ़ है और जो हमारे भारत के बीच में बसता है वो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के ठीक नीचे महाराष्ट्र है। तो डियर स्टूडेंट, हमने आप लोगों को भारत के ये जो राज्य हैं ये आपको बताए हैं। इन राज्यों में से जो नदियां निकलती हैं वो देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है और वो पॉइंट है आपका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मानसरोवर, है ना। तो ये कौन सा पॉइंट है, मानसरोवर। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से 3 नदियों का संबंध है। तो पहली नदी तो आप देखिए यहाँ से होते हुए कैसे जा रही है। ये नदी आपकी कौन सी है, ये नदी आपकी बताइए। ये नदी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस नदी को कहते हैं तसांगपो नदी। तसांगपो नदी या सांगपो नदी इसको कहते हैं। और फिर जब ये भारत में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश से, तो देखिए डियर स्टूडेंट, यह अरुणाचल प्रदेश से असम में आती है। असम से फिर मेघालय की सीमा से होते हुए ये बांग्लादेश में आ जाती है और यहाँ बांग्लादेश में सीमा से लगते ही और अरुणाचल प्रदेश में सीमा से लगते ही ये जो बीच में नदी है इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहेंगे। ठीक है, यही है वो ब्रह्मपुत्र नदी। और फिर इसके बाद ये कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाने से पहले गंगा नदी की एक धारा है उससे ये मिलती है और फिर एक मेघना नदी के रूप में ये बंगाल की खाड़ी में आ मिलती है।
तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब यहाँ से हम एक और महत्वपूर्ण नदी देखेंगे और वो है यहाँ कौन सी नदी है ये? इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी इस तरह से ये इसमें पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में जाने के बाद पाकिस्तान के खैबर के रास्ते, खैबर एक जिला है और वहां से अरेबियन सी में चली जाती है ना। अब देखिए इस नदी में बहुत सी और भी नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी वो नदियां हैं जो इस नदी में मिलती हैं? तो इसी पॉइंट पर हम आते हैं। ये है कौन सी? सिंधु। सिंधु। अब सिंधु के बाद हम बात करें तो वो आपकी रहने वाली है कौन सी? सतलुज नदी। और सतलुज नदी आपकी यहां से हिमाचल प्रदेश से भारत में एंट्री करती है। हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये नदी कहां चली जाती है? पाकिस्तान में, है ना। कौन सी नदी है ये? ये है सतलुज। सतलुज याद रखना है आपको। और ये सतलुज नदी के बाद जो इसकी एक सहायक नदी है वो सहायक नदी है ब्यास। कौन सी नदी है? ब्यास नदी। तो ये आपको याद रखना है, हम भी लिख देते हैं। इसके बाद फिर जो नदी इसमें मिलती है वो कौन सी नदी है? तो देखिए डियर स्टूडेंट, वो नदी है आपकी यहां से निकलने वाली और इसका नाम है रावी। इसका नाम क्या है? रावी। अब ये रावी नदी जो है, तो देखिए यहां पर ये दोनों तो सतलुज नदी यहां मिल जाती हैं और जो रावी नदी है इसके बाद एक नदी और निकलती है और वो निकलती है हमारे लेह लद्दाख क्षेत्र से और यहाँ से होते हुए ये नदी, इसका नाम है चिनाब नदी। क्या नाम है? चिनाब। और ये कहाँ चली गई? पाकिस्तान में। फिर इसके बाद एक नदी और है और वो है आपकी झेलम नदी। और झेलम नदी कहाँ से निकलती है? ये देखिए यहाँ आपका कौन सा स्थान है? जो श्रीनगर के ऊपर जो क्षेत्र है यहाँ से ये नदी कहाँ जाती है? झेलम नदी है श्रीनगर से होते हुए और ये किस में चली गई? अब ये ज्वाइंट होकर के सतलुज नदी के साथ है, ठीक है। ये झेलम है और ये आपकी है चिनाब और ये आपकी रावी, ठीक है। इन पांचों नदियों की एक मिश्रित धारा पाकिस्तान में जाकर के किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में। इस तरह से हमारी ये नदियां आपने देखी हैं। अब हम जानेंगे हमारी जो गंगा और यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है और कैसे कहाँ पर चली जाती है। तो देखिए सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पर एक ग्लेशियर देखेंगे और वो ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर और यह किस तरह से ऐसे बहते हुए यूपी में चली जाती है और यूपी में जाने के बाद फिर ये नदी कहाँ जाती है आपको पता ही होना चाहिए और ये इस तरह से बिहार में एंट्री कर जाती है ना। और ये बिहार में एंट्री करते समय फिर ये पश्चिम बंगाल के रास्ते इसकी धाराएं दो हिस्सों में बट जाती हैं। दो हिस्सों में बटने के बाद एक तो आप देखते हैं बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी धारा कोलकाता में आ जाती है। तो यहाँ ये गंगा नदी है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यहाँ से यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है और ये नदी ठीक हरियाणा और यूपी के बॉर्डर से होते हुए दिल्ली के अंदर से होते हुए यह कहाँ निकल जाती है? ये यूपी में भी बहते हुए फिर संगम नामक स्थान में जाकर के कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में। तो ये थी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी और ये है आपकी गंगा, ठीक है। यहाँ हम जी लिख देते हैं और यहाँ हम वाई लिख देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो इनकी सहायक नदियाँ हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई नदी हम देखते हैं गंगा नदी की, तो वो आपकी रहने वाली है ठीक नेपाल के नीचे से और यहाँ से। और ये जो नदी है ये है गोमती नदी। क्या नदी है? गोमती नदी। ये गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। फिर एक घग्गर नदी है या घाघरा नदी है
जिसे हम कहाँ से निकालेंगे, नेपाल से निकालेंगे। और ये घघरा नदी भी गंगा नदी में मिल जाती है, और ये इसके लिए हम लिखेंगे GH। और इसी के पास एक शारदा नामक नदी है, शारदा नदी भी जो है घघरा नदी में मिल जाती है, और फिर ये दोनों नदी किसमें, गंगा नदी में आकर के मिलती है। अभी हम गंगा नदी के उस ओर वाला देख रहे हैं कि वहां से कौन कौन सी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। तो एक नदी नेपाल से निकल करके ऐसे और ऐसे गंगा में मिल जाती है, और ये है गंडक नदी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे गंडक नदी। फिर एक नदी है तिब्बत के क्षेत्र से होते हुए नेपाल से बढ़ते हुए गंगा नदी में बिहार में आकर के मिल जाती है, इसको हम बोलेंगे कोसी नदी। ठीक है, अब आप देखिए गंगा नदी के हमने ऊपर वाले हिस्से से जो सहायक नदियां आती हैं वो हमने देखी हैं। इसके बाद हम अब देखेंगे कि भी कुछ नदियां जो है वो यमुना नदी की भी सहायक नदी है। तो यमुना नदी की सहायक नदी जो है वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एक चेनाब नदी है, और वो यहाँ से होते हुए यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, लेकिन इस चेनाब नदी में जो है गंगा नदी में मिलने से पहले और भी नदियां मिल जाती हैं। एक वनास नदी है जो राजस्थान के रास्ते आकर के चेनाब में मिलती है, इसको बोलेंगे हम, क्या नाम देंगे इसको, वनास नदी। और ये क्या है, चेनाब नदी, इसको हम क्या बोलेंगे, चेनाब नदी। और इसमें एक नदी और मिल जाती है, और वो है काली सिंध। और काली सिंध नदी कहाँ से मिलती है, यहीं से ही काली सिंध नदी जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। और एक नदी और है जिसका नाम है पार्वती नदी, और वो यहाँ से ऊपर से कर्क रेखा के और जाकर के चेनाब नदी में मिल जाती है, इसको बोलेंगे पार्वती नदी, और इसको बोलेंगे काली सिंध। ठीक है, ये सारी नदियां यमुना में मिल जाती है, और यमुना फिर गंगा में मिलती है, संगम में, है ना। एक नदी और है, और वो है बेतवा नदी, मध्य प्रदेश क्षेत्र से आती है, और ये जाकर के सीधा यमुना नदी में मिल जाती है, बेतवा नदी। तो बहुत ही बढ़िया ये हमारे लिए नदियों का चैप्टर है। अब हम देखेंगे एक सोन नदी है जो बिहार में जाकर के गंगा नदी में मिलती है। तो वो सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो जो हमारा ये क्षेत्र है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है और ऐसे जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, इसका नाम है सोन नदी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एक दामोदर नदी है जो पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। और दामोदर नदी आपकी कहाँ से कहाँ है ये आपको हम बताने जा रहे हैं, सोन नदी से थोड़ा सा दूर, और यहाँ से ये जो दामोदर नदी है गंगा में मिल जाती है, तो ये ध्यान में रखना है। अब एक नदी है और वो है स्वर्ण रेखा नदी भी गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है इसके नीचे से, और ये ऐसे जाकर के किस में मिल जाती है, गंगा नदी में, है ना। तो गंगा नदी में स्वर्ण रेखा नदी मिलती है। और डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहूँगा ये स्वर्ण रेखा नदी ही वो नदी है जिसके किनारे कौन सा शहर बसा है, जमशेदपुर। और इस जमशेदपुर के अंदर ही भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना भी स्थापित हुआ था टाटा कंपनी के द्वारा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पर हम इसको बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पर भी एक नदी, इसकी सहायक नदी आकर के मिलती है। चाइना के क्षेत्र से एक नदी निकल करके आती है और वो ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, इसका नाम है लोहित नदी। ठीक है, फिर यहाँ पर असम में आने के बाद एक मानस नदी भी इसमें मिलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मानस राष्ट्रीय उद्यान है उसके किनारे पर। अब देखिए ये हमारी उत्तर भारत की नदियाँ, और एक नदी आपकी हरियाणा में भी बहती है। शिवालिक की पहाड़ियों से एक नदी यहाँ से होकर के जाती है
राजस्थान में, और ये है घग्गर नदी। इस नदी का नाम है घग्गर नदी। घग्गरा नदी कहाँ है? घग्गरा नदी आपकी यहाँ है, जो गंगा में मिलती है, ठीक है। और घग्गर नदी हरियाणा से होते हुए राजस्थान में चली जाती है। तो ये नदियाँ आपको याद रहने वाली है। फिर आप देखिए झीलें भी हम बताएंगे, वो आपको अलग से एक वीडियो में बताएंगे। अभी तो हम यहाँ पर नदियाँ देख रहे हैं। तो एक नदी जो है राजस्थान में सांभर झील के नज़दीक से बहते हुए कहाँ चली जाती है? और ये चली जाती है कहाँ? गुजरात के कच्छ के रण में, और इसका नाम है लूनी, ठीक है। ये नदी लूनी नदी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आइए अब हम देखते हैं हमारे साउथ इंडिया में कौन कौन सी नदियां हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम हमारी साउथ इंडिया की नदियों को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको गुजरात में देखना है कि साबरमती नदी कहाँ है। यहाँ साबरमती यानी कि अहमदाबाद नगर है, और यहाँ से साबरमती नदी निकलती है, और ये जो है अरेबियन सी में चली जाती है ना। फिर इसके बाद एक माही नदी है, और माही नदी कैसे बहती है? यहाँ से मध्य प्रदेश से निकल करके ऐसे मोड़ खाकर वापस फिर ये अरेबियन सी की तरफ चली जाती है। ये है माही नदी। और फिर हमने जो आपको अमरकंटक की पहाड़ियां बताई थी, यहीं से एक नदी और निकलती है, और वो नदी ऐसे बहते हुए ये चली जाती है अरब सागर में, और ये है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के ठीक नीचे एक नदी और बहती है जिसका नाम है तापी नदी, और वो तापी नदी आपको दर्शानी है इस तरह से। तो देखिए कैसे ये तापी नदी जा रही है यहाँ पर। फिर इसके बाद आप देखेंगे महानदी, जो डेल्टा भी बनाती है। और ये महानदी कहाँ से निकलती है? ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ से महानदी आगे बढ़ती है, और यह जाकर के उड़ीसा के बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? महानदी की सहायक नदी इसी के ही बगल में जाकर के मिलती है, और वो है ब्राह्मणी नदी। वो ऐसे आकर के बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, इसका नाम है ब्राह्मणी नदी, ठीक है। ये महानदी है, ये ब्राह्मणी नदी है। अब हम बात करें कि भाई दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, तो वो आपको अभी हम बताने वाले हैं, और वो है क्या? तो ये आपकी जो नदी है, बताइए कौन सी नदी है, ये आपको बताना है। ये है आपकी गोदावरी नदी। इस नदी को हम गोदावरी नदी कहेंगे। तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। महाराष्ट्र से ही इसकी सहायक नदी है, और तापी नदी जहाँ से निकलती है वहाँ से एक नदी जो है जिसका नाम है वेनगंगा, वो भी निकलती है। वेनगंगा ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है, और वेनगंगा की एक सहायक नदी है पेनगंगा। वेनगंगा में आकर के मिलती है पेनगंगा नदी, ठीक है। ये वेनगंगा पेनगंगा दोनों ही गोदावरी नदी में आकर के मिल जाती हैं। फिर आप देखेंगे उड़ीसा के क्षेत्र में ही एक नदी ऐसे आकर के इसमें मिल जाती है जिसका नाम है इंद्रावती। तो ये कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी, जो गोदावरी नदी में मिल जाती है, और यहाँ पर आकर के ये डेल्टे का निर्माण करती है, ठीक है। ये किसका निर्माण करती है? डेल्टे का। ये आपको याद रहना चाहिए। फिर आप देखेंगे गोदावरी नदी की एक और सहायक नदी है, और वो है यहीं से ऐसे, और इसका नाम है मंजीरा नदी। मंजीरा नदी, ये है मंजीरा नदी। अब हम देखते हैं एक और भी जबरदस्त नदी है जो दक्षिण भारत में बहुत सी नदियों को लेकर के आगे बढ़ती है, और वो है यहाँ पर, ये देखिए कृष्णा नदी। इसको हम कहेंगे कृष्णा नदी। महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद इसकी सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी के ठीक ऊपर से एक नदी यहाँ से निकल कर के आती है, और इस नदी को
हम कहेंगे भीमा नदी। क्या कहेंगे? भीमा नदी। भीमा नदी के बाद कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है, तो एक नदी कर्नाटक से आकर के मिल जाती है और इसका नाम है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के बाद फिर कर्नाटक से ही एक नदी और निकल करके आती है, हंगरी नदी है, वो भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसका नाम क्या है? हंगरी नदी। ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कौन सी नदी आगे बढ़ती है और जो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, वो है पेनूर नदी। और ये पेनूर नदी कर्नाटक के ही क्षेत्र से निकल करके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, पेनूर। फिर इसके बाद एक कावेरी नदी है, और ये कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ये भी जो कर्नाटक का राज्य हमारा मौजूद है, यहाँ से होते हुए किस में चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी 3 धाराएं बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती हैं। और इस कावेरी नदी के अंदर हमारे भारत का सबसे पहला जो बांध था वो बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहीं से ही पाक जल संधि शुरू होती है। श्रीलंका में एंट्री करने से पहले पाक जल संधि आती है यहाँ पर। और फिर एक इसी क्षेत्र में एक नदी है, वेंगई नदी, जो तमिलनाडु में ही निकलती है और श्रीलंका के तरफ बहते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। इसका नाम है वेंगई नदी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी प्रमुख नदियां हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, मन्नार की खाड़ी है, इस क्षेत्र को मन्नार की खाड़ी कहेंगे और इस क्षेत्र को पाक जल संधि कहेंगे। ये आपको याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के लिए। भारतीय नदियों का ये एक संपूर्ण मैप हमने प्रोवाइड करवाया है। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को इस वीडियो को 2-3 बार देखें, फिर एक ब्लैंक मैप लेकर के आपको अभ्यास करना है। एक एक करके सभी नदियों को, उनकी सहायक नदियों को आप भरेंगे और फिर उसको मिलाकर के देखना है। तब कहीं जाकर के आपका अभ्यास आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करने में मदद करेगा। अभी आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, तो आप कल पर किसी कार्य को न छोड़ें और जल्दी से जल्दी ब्लैंक मैप लेकर के बैठें, जिसमें आपको ये नदियां दर्शानी हैं। फिर भी कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें लिख भेजें और जल्द से जल्द हम आपकी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। तो आगे हम भारत की और भी महत्वपूर्ण आकृतियां हैं, पहाड़ हैं, फिर हम अलग अलग क्षेत्रों में जो खनिज भंडार हैं वो पाए जाते हैं वो बताएंगे। फिर आपको हम डैम बताएंगे। फिर उसके बाद हम भारत में प्रमुख इंटरनेशनल और जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं वो बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको डेल्टा और जो प्लेटू यानी कि पठार हैं वो भी बताएंगे। फिर आपको जलवायु प्रदेश बताएंगे, भारत में कौन कौन से जलवायु प्रदेश बनते हैं। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत के इन सभी क्षेत्रों की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन सी कृषि किस क्षेत्र में की जाती है या फिर कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, और प्रत्येक का विस्तार से वर्णन करते हुए हम अपने इस मैप के अध्ययन को कंप्लीट करेंगे। और एग्जाम को देखते हुए और काफी समय से हमने अपने भारत से संदर्भित कुछ भी मैप प्रोवाइड नहीं करवाया है। हमने लगभग 4 महीने पहले कुछ मैप करवाए हैं, लेकिन अब हम आप लोगों के लिए एक लेकर के आए हैं मैप के माध्यम से एक बहुत ही बढ़िया वीडियो। आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों के सामने भारत का राजनीतिक मैप है माय डियर स्टूडेंट। बड़े ही ध्यान से एकाग्र होकर के एक एक बात को आप समझें, सीखें, और ये आपके एग्जाम में आपको मदद करने वाली है। आप स्टडी अध्ययन
का जो तरीका है उसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो शाब्दिक और एक चित्रात्मक। जब आपके दिमाग में शाब्दिक नहीं घुस रहा है या शाब्दिक जो अध्ययन है वो नहीं जा पा रहा है, तो आप उसको चित्रात्मक रूप से भी अध्ययन करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा देश और इसकी राजधानियां वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले भारत का मुकुट कहा जाता है और ये लद्दाख है, लेह लद्दाख है ना। ये कौन सा है? लेह लद्दाख। तो ये आपको याद होना चाहिए। लद्दाख इसके क्षेत्र जो है बहुत ही ज्यादा स्कैरसिटी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है। तो लेह लद्दाख आपका एक राज्य यहाँ हो जाता है ना। फिर इसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है। और यहाँ पर देखिए लेह है, ठीक है। और फिर राजधानी जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर की आप समझेंगे तो एक तरफ है जम्मू और एक तरफ है श्रीनगर। 6 महीने जम्मू, 6 महीने श्रीनगर। फिर यहाँ हमारा हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला रहने वाली है। फिर पंजाब है और ये आपका हरियाणा है। इन दोनों की राजधानियां चंडीगढ़ है ना। पंजाब और हरियाणा की राजधानी का नाम चंडीगढ़ है। तो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है और ये वीडियो 2 से 3 बार पहले तो देखिए और देखने के बाद ही फिर आपको एक ब्लैंक मैप लेना है और फिर इस मैप को बगैर देखे फील करने का प्रयास करना है। जितने सही आपके होते हैं वो आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे और जितने गलत होते हैं उन पर 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रुकिए, सोचिए कहाँ गलती हुई, कैसे गलती हुई, जो आपने भरा है वो किस राज्य की राजधानी है या वो राज्य कहाँ है। ऐसे आप मंथन करेंगे तो आपको गलत होने वाले दोनों राज्य ही सही हो जाएंगे और आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, है ना। इसके बाद हम उत्तराखंड की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड है और इसकी राजधानी देहरादून है। फिर हम देखेंगे यूपी, हमारा उत्तर प्रदेश, तो इसकी राजधानी लखनऊ है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे बिहार, यहाँ पर बिहार राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। और फिर हम देखेंगे यहाँ पर सिक्किम और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और फिर हम आते हैं असम, ये हमारा असम राज्य है और यहाँ पर दिसपुर इसकी राजधानी है ना। और फिर ये जो यहाँ डार्क आप देख रहे हैं ये है आपका मेघालय। मेघालय ये वो स्थान है जो संसार में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों में से एक है। भारत का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान यही है, एशिया का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान यही है, विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान में से यही है ना। फिर इसके बाद यहां मेघालय है, तो मेघालय की राजधानी का नाम क्या है? मेघालय की राजधानी का नाम क्या है भाई, कौन बताएगा? मेघालय की राजधानी का नाम है शिलोंग, है ना। क्या है नाम? शिलोंग। फिर हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है ईटानगर। और फिर आता है यहां पर नागालैंड, नागालैंड की राजधानी का नाम है कोहिमा। और मणिपुर की राजधानी का नाम है इम्फाल। और मिजोरम की राजधानी का नाम है आइजोल। और त्रिपुरा की राजधानी है ये, और त्रिपुरा की राजधानी का नाम है अगरतला, है ना। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इनको 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। कैसे? 1 त्रिपुरा, 2 मिजोरम, 3 मणिपुर, 4 नागालैंड, 5 अरुणाचल प्रदेश, 6 असम और 7 मेघालय। ये जो 7 सिस्टर्स हैं, ये किसी भी एग्जामर जो एग्जाम सेट करता है, जो पेपर सेट करता है, उसकी पहली प्रेफरेंस होती है और वो यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहां पर वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की राजधानी यहां कोलकाता है। और फिर यहां झारखंड है और झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है। और यहां पर हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है। और यहां हमारा छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया आपका ये वीडियो रहने वाला है। इसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं तो वो ये है आंध्र प्रदेश और इसकी राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है बताइए? अमरावती। तो क्या है?
तो डियर स्टूडेंट, आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम है अमरावती, है ना। फिर इसके बाद यहां आता है तेलंगाना, और तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। अब हम आते हैं तमिलनाडु में, और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। और फिर हम केरल में आते हैं, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अब हमारा कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक की राजधानी का नाम है बंगलुरु। और महाराष्ट्र जो हमारा राज्य है, इसकी राजधानी का नाम है मुंबई। इसके बाद हमारा जो बीच में स्थान है वो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, और इसकी राजधानी है भोपाल। अब हम देखते हैं गुजरात, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। फिर हमारा है राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी का नाम आपको पता है जयपुर। तो ये हमारी भारत की मुख्य भूमि के राज्य, और इसी के साथ ही यहां हमारा जो द्वीप समूह है इसका नाम है यहां हमारा जो द्वीप समूह है इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो ये पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इंदिरा पॉइंट है, ये अब जलमग्न है। और फिर यहां पर जो इसकी राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है ना। और भारत की मुख्य भूमि का जो अंतिम बिंदु है वो कन्याकुमारी है, वो यहां मौजूद है। और इसी के बाद फिर अरब सागर में, ये इधर का जो पोर्शन है यहां पर अरब सागर है, और अरब सागर में जो हमारे आइलैंड है, जो हमारे द्वीप समूह है वो है लक्षद्वीप। और डियर स्टूडेंट, प्रश्न ये भी बनता है कि लक्षद्वीप की सबसे कम दूरी भारत के किस राज्य से है, या कौन सा राज्य सबसे ज्यादा नजदीक है, तो वो माय डियर स्टूडेंट है केरल। केरल राज्य के सबसे नजदीक है लक्षद्वीप, है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस बात का। और लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में। इसी तरह से जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये कहाँ है, बे ऑफ बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के नीचे का जो ये हिस्सा है। और ये जो ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है, इधर जो आपका जितना भी पानी का रीजन है, जितना भी पानी का क्षेत्र है, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी, है ना। और फिर इसके नीचे बंगाल की खाड़ी के बाद यहां पर आप देखेंगे तो यहां है इंडियन ओशियन, है ना। तो इंडियन सी है यहां पर, तो आप ये ध्यान रखें, हिंद महासागर जिसे कहते हैं। अब हम देखते हैं हमारे कुछ पड़ोसी क्षेत्र। आप लोगों को यूनियन टेरिटरी का भी इंतजार होगा, पंडिचेरी है यहां पर। फिर इसके बाद आप क्या देखेंगे, भुवनेश्वर है यहां पर। भुवनेश्वर के बाद आपको क्या मिलने जा रहा है, और यहां पर आपका जो है चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और लक्षद्वीप है। फिर यहां पर आपका जो है लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है, ये आपको पता होना चाहिए, जो आपकी यूनियन टेरिटरी है ना। अब हम क्या देखेंगे, एक दिल्ली है जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण यूनियन टेरिटरी है, वो आपको पता होना चाहिए। अब हम इसके पड़ोसी देश देख लेते हैं साथ के साथ। तो यहां पर श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो पॉइंट है, यहां पर राम सेतु भी है, और यहां पर मन्नार की खाड़ी भी है। इसी क्षेत्र को ही पाक जल डमरू भी कहते हैं डियर स्टूडेंट। और जो भारत की सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो बांग्लादेश है, और ये जो बांग्लादेश है इसकी सीमा भारत के साथ सबसे ज्यादा लगती है। यहां पर है म्यांमार, है ना, म्यांमार। यहां म्यांमार है जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। फिर इधर जो है सुमात्रा और जावा, इस तरह के जितने भी ये आइलैंड है वो यहाँ आ जाते हैं। इंडोनेशियन जो यहाँ पर द्वीप है वो है ना, यहाँ पर इंडोनेशियन द्वीप है। फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये हमारा भूटान है, यहां पर चाइना है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है ना, ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, तिब्बत है यहां पर, और ये नेपाल है। फिर यहां पर भी चाइना है, और ये जो क्षेत्र है ये आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद ये एक अफगानिस्तान की भी सीमा लगती है। यहां से देखिए, यहां बस कुछ किलोमीटर यानी कि
117 किलोमीटर ही सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ भारत की लगती है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पड़ोसी देश। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। बड़े ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, समझना है, एक एक पॉइंट आपके काम आने वाला है। फिर डियर स्टूडेंट, कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी निकलती है गंगा नदी, जो यूपी होते हुए बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल से एक धारा उसकी बंगाल की जो एक धारा है उसकी बांग्लादेश में चली जाती है, और दूसरी जो धारा है वो आपकी पश्चिम बंगाल से कोलकाता की तरफ बंगाल की खाड़ी में आ मिलती है ना। फिर इसी के पास से ही उत्तराखंड में एक और नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी, और यह संगम नामक स्थान यूपी में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है ना। और इन्हीं के साथ ही बहुत सी नदियां हैं, गोमती नदी है, गंडक नदी है, घघरा नदी है, कोसी नदी है। ये नदियां इसमें आकर के इसकी सहायक नदी हैं, जैसे एक सोन नदी है, दामोदर नदी है, ये सब इसी नदी में मिल जाती है ना। फिर इसके बाद देखिए यहां जो पॉइंट है मानसरोवर, मानसरोवर से यहां से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो कि सांगपो के नाम से जानी जाती है चाइना तिब्बत क्षेत्र में, और जब ये अरुणाचल से भारत में एंट्री करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और यहां पर ये नदी जब बांग्लादेश में आ जाती है तो इसको क्या कहेंगे, जमुना कहेंगे। गंगा नदी जो बांग्लादेश में आती है इसको यहां पर पद्मा कहेंगे, और जब ये दोनों मिलकर एक धारा के रूप में नीचे बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं तो इसको मेघना कहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहीं से ही एक नदी जो है कौन सी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, और ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान से खैबर होते हुए, पाकिस्तान का जिला है एक खैबर, खैबर से होते हुए ये अरब सागर में मिल जाती है। इसी में ही पंचनद नदियां भी मिलती हैं। पंच नदी जो नदियां हैं वो कौन सी हैं, सतलुज है, चेनाब है, झेलम है, व्यास है और रावी है ना। सतलुज, चेनाब, झेलम, व्यास, रावी। जो झेलम है वो आपकी जम्मू कश्मीर में है, इन पांचों नदियों में सबसे ऊपर, और जो सतलुज है वो आपकी कहां से निकलती है, पंजाब से होते हुए, और ये पांचों नदियों में सबसे नीचे। फिर इसके बाद व्यास, रावी और चिनाब आती है ना। फिर इसके बाद आप देखेंगे एक लूनी नदी है वो राजस्थान से है, और फिर एक माही नदी भी है, ये भी अरब सागर में मिलती है। यहां से अमरकंटक से एक नर्मदा नदी निकलती है, वो भी अरब सागर में मिलती है। और अमरकंटक के बाद फिर एक सतपुड़ा पर्वत आता है, उसके बाद नीचे की तरफ एक तापी नदी निकलती है, वो भी अरब सागर में मिल जाती है। और यहां आपका जो है साबरमती नदी बहती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं एक मानस नदी है जो असम में बहती है, और मानस रिजर्व बना हुआ है उसके किनारे पर मानस राष्ट्रीय उद्यान। और फिर यहां पर महानदी है जो आपकी ओडिशा में बहने वाली नदी है। इसके बाद आपकी गोदावरी नदी है जो कि महाराष्ट्र से निकलती है, और वो भी कहां से, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर जिले के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, और ये आंध्र प्रदेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। फिर इसके बाद आपकी महाबलेश्वर पहाड़ियां जो महाराष्ट्र में है, यहां से कृष्णा नदी निकलती है, और यह भी आंध्र प्रदेश के रास्ते कहां चली जाती है, कर्नाटक होते हुए आंध्र प्रदेश से ये भी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। फिर इसके बाद आपकी कावेरी नदी है, एक कावेरी नदी भी तमिलनाडु के रास्ते होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नदियां हैं डियर स्टूडेंट, इनको अच्छे से देखना है, समझना है, पढ़ना है, और एक ब्लैंक मैप में आप इनको जरूर से जरूर करने का प्रयास करें। फिर यहां पर देखिए सबसे ज्यादा यानी कि 350 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त वाला स्थान है ये। इसी के साथ एक स्थान यहां भी है जो कि सर्दियों के समय में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, और फिर इसी तरह से एक केरल का जो ये हमारा वेस्टर्न घाट है, यहां पर भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में वर्षा प्राप्त होती है ना। फिर सबसे कम वर्षा वाला स्थान ये है जो 50 सेंटीमीटर से कम है, और जो थार मरुस्थल का जो क्षेत्र है यहां पर भी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है।
फिर हम देखते हैं लगभग 100 सेंटीमीटर यानी कि 70 से 50 से ऊपर वाले 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान है, वो आपके कहां से कहां तक होंगे? तो वो आपके दक्षिणी हरियाणा से लेकर के और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश का काफी हिस्सा, और यहां पर आपको दर्शाना है 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान। अब आप 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान देखेंगे तो वो आपका ये सारा जो भारत है, यहां मुंबई आ जाएगा, इधर से मुंबई, और फिर ये जो हिस्सा बच जाता है ये सारा 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला स्थान है। और बिहार में काफी तबाही मचाती है कोसी नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है, और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी, ये भी ध्यान रखना है ना। और 200 से ज्यादा वर्षा वाला जो स्थान है वो आपका असम है, और यहां पर ये जो नीचे के राज्य हैं यहां पर है, और यहां आपको हमने पहले ही करवा दिया था। तो डियर स्टूडेंट ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर हम देखते हैं खाड़ियां, तो यहां पर हमारी बंगाल की खाड़ी रहने वाली है। फिर मन्नार की खाड़ी मैंने आपको बताई, एक खाड़ी यहां है जो आपकी कच्छ की खाड़ी, नहीं सॉरी, यहां पर आपकी खंबात की खाड़ी है, और फिर यहां पर जो शेर का मुंह बना हुआ है इसके अंदर जो खाड़ी है ये है आपकी कच्छ की खाड़ी, है ना। और कच्छ की खाड़ी के बाद फिर हमारे जो मेन बातें हैं वो कौन सी रहने वाली हैं? तो देखिए कुछ क्या बोलते हैं हमारे कंजर्वेशन राष्ट्रीय उद्यान, तो हम बात करें दची ग्राम है यहाँ, दची ग्राम के बाद फिर हम बात करें जो कार्बेट पार्क है, नेशनल कार्बेट पार्क है, जिसे हम हेली पार्क भी कहते हैं, तो वो कहाँ है? वो यही है उत्तराखंड में। और जो हमारा सुल्तानपुर है वो यहाँ है गुरुग्राम में, और कालेसर है वो यहाँ है यमुनानगर में। और इसी के ही साथ फिर बांधवगढ़ है, और केवला देव है, किसली है, ये बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं हमारे देश में, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पर सिंपली पाल है, तो ये भी उड़ीसा में आपको देखना है। इसी तरह से यहाँ आपको मानस राष्ट्रीय उद्यान बताया था हमने, और फिर यहाँ पर एक सिंग वाला जो गैंडा है वो भी पाया जाता है असम में। और जो पेरियार बांध है, पेरियार कंजर्वेशन राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं, वो आपका केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत से शिवाजी नेशनल पार्क है, ये आपका महाराष्ट्र में है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। तो डियर स्टूडेंट एक नदी और है रिहंद नदी, जो कि यहाँ पर है, और ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी। तो आप लोगों को हमने ज़्यादातर प्रयास किया है ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने का मैप के माध्यम से। अगर ये मैप आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो 5 नंबर आपके बहुत ही आराम से आपको मिलने वाले हैं। अब मैप 10th क्लास में पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थान दर्शाइए जो गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थान आप दर्शाने से पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गुजरात राज्य है कौन सा। तो डियर स्टूडेंट ये तो अभ्यास से पता चलेगा, और गुजरात में लोथल है, आप इसको दर्शा सकते हैं, है ना। राजस्थान है कालीबंगा, जैसे कि आप राजस्थान में भी दर्शा सकते हैं। फिर पंजाब है, पंजाब में भी आप दर्शा सकते हैं। तो यहां पर जम्मू कश्मीर को भी आप दर्शा सकते हैं, अगर पूछा जाता है आप वो दर्शा सकते हैं। ये कह दे बनावली, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल रहा है बनावली, वो कहाँ है? फतेहाबाद में आप यहां दर्शा सकते हैं। वो कह दे भरडाना, तो वो भी दर्शा सकते हैं। वो कह दे डबवाली, तो आप दर्शा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। ये कह दें कि भाई कृष्णा नदी घाटी को दर्शाइए, तो कृष्णा नदी घाटी को आप कैसे दर्शाएंगे? महाबलेश्वर की पहाड़ियां महाराष्ट्र से निकलती हैं, और इन पहाड़ियों से ये नदी निकलते हुए आंध्र प्रदेश में आती है, और यहां पर आपको जो है ये जो है घाटी आपको दर्शा देनी है ना। तो ये इस बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसानी से 5 नंबर आप ले सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए अभ्यास करें तो। अब यहां पूछा जा सकता है कि भाई नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? तो काठमांडू है। भूटान की राजधानी है, और बांग्लादेश की राजधानी है, इनको आप ध्यान रखें, है ना, थिम्पू
आपको पता होना चाहिए, और ढाका है आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर पाकिस्तान की राजधानी का पता होना चाहिए, अफगानिस्तान की राजधानी का भी पता होना चाहिए, चाइना की राजधानी उसका भी पता होना चाहिए, और तिब्बत जो क्षेत्र है ना, जो म्यांमार है, इसका पता होना चाहिए, श्रीलंका है इसका पता होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, हमने ज़्यादातर एक इस छोटी सी वीडियो में पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से मैप समझाया जाए। फिर भी सेपरेट रूप से हम जरूर लेकर के आएंगे, और डिटेल से आपको नदियों के विषय में जानना है तो हमारी पहले की वीडियो हमने अपलोड की हुई है, आप उनको देख सकते हैं। और आपको अगर माउंटेन्स के विषय में, पर्वत के विषय में जानना है तो आप पर्वतों वाली जो मैप की वीडियो है वो देख सकते हैं। आप लो अयस्क की जानना चाहते हैं, हमने वो भी अपलोड की हुई है, जिसमें मिनरल्स यानी कि खनिज के विषय में बताया गया है, और जो वर्षा है उसके विषय में भी हमने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखी है, और जो हमारे वन हैं वो भी हमने आपको बताया है। तो आप एक एक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ये केवल एक छोटा सा रिवीजन मात्र है कि जो स्टूडेंट काफी समय से हमने इस वीडियो का अध्ययन नहीं किया, इस मैप का अध्ययन नहीं किया, वो एक बार इनको अच्छे से देख ले, समझ ले, और उनकी यादें ताजा हो जाएं। इसलिए मैं ये एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए मैप के द्वारा लेकर के आया हूं। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको लगा है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है, 5 नंबर लेकर के आएगी, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक और शेयर करें। और जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन आगे भी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।